मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक के लिए और फंडामेंटल टॉपिक है 11th क्लास 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था, डिफाइन कर दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरेंज करने मैंने सिखा दिया था कि कैसे पीरियोडिसिटी है, कैसे 1 बाय रेडियस होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे वेरी कर रहा है, मैं अरेंज करना डिस्कस कर दिया था। और थर्ड पॉइंट में हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिव डाटा डिस्कस कर लिया था। अब इसका एप्लीकेशन सीखते हैं कि कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगा आपको, इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी है, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्डिंग में भी जरूरत पड़ता है। सो नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट फोर्थ, nature of bond between two atoms. Nature of bond between two atoms. Two atoms. यह बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डाटा पता है आपको या ऑर्डर भी पता है तो उसके हेल्प से आप बता सकते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड, टू एटम्स में नेचर ऑफ बॉन्ड। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे इसमें हमें प्लानिंग करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1, मान लीजिए कोई बॉन्ड, कोई मॉलिक्यूल है, एक ए बी, एक कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे ए बी एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे आप बना लेंगे, ए कर लेंगे और ऐसे बी कर लेंगे, ठीक, इस तरह से। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका एक्स है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई। लेट एक्स एंड वाई जो न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ए का एक्स है, एटम बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई है। लाइक एक्स एंड वाई आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एटम बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो भी है, बड़ा में से छोटा या मॉड ले सकते हैं, ऐसे बना लीजिए। डेल्टा ई हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मॉडलेस ले लीजिएगा, मॉड एक्स माइनस वाई, जो भी है बड़े में से छोटा घटा लेंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका x है, इसका y है, तो मॉड x माइनस वाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी बुक में प्रेजेंटेशन रहता है, x और ऐसे लिखा रहेगा y, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, सेकेंड वन, इफ डेल्टा ई एन इक्वल टू 0 आ गया, अगर आपने कैलकुलेट किया और वो डेल्टा ई एन 0 है, इसको देखते हैं आपको बोलना है कि इसका मतलब बॉन्ड जो है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा इसको देखना है। और इसके बाद आपको बोलना है कि ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा जैसे कोई एग्जांपल, सिंपल है, बहुत सारे एग्जांपल है।
जैसे सिंपल एग्जांपल मैं हेलोजन ही ले रहा हूँ, क्लोरीन ले लिया मैंने Cl2, ये देखेंगे Cl और Cl है ऐसे। आप इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जानते हैं, क्लोरीन का होता है 3.0, इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3.0। अगर मैं डेल्टा ई एन निकालूँ, यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, तो डेल्टा ई एन जो है वो 3.0 माइनस 3.0, और ये डेल्टा ई एन जो है वो आप जानते हैं यहाँ जीरो आ गया। और जीरो आते ही ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड, इस बॉन्ड का नेचर जानते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोई पोलरिटी नहीं, बॉन्ड पर एकदम बीचों बीच में रहेगा। आप जानते हैं कि एकदम बीच में, कहीं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कोई पुलिंग पुशिंग नहीं। तो ये बॉन्ड आप जानते हैं कि ऐसे होते ही ये है नॉन पोलर, कोई पोलरिटी नहीं है, और कोवलेंट बॉन्ड। ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, अगर आप देख रहे हैं और डेल्टा ई एन आर नॉट जीरो, जीरो नहीं है, ठीक है, डेल्टा ई एन जीरो नहीं है, एंड उसके साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि ये डेल्टा ई एन जो है वो लेस देन 1.7 है, 1.7 से छोटा है। इस केस में बॉन्ड जो हो जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो हुआ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड जो हुआ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ। जैसे समझिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल ले लिया, HCl, और HCl में आप जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे। आप जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 हुआ और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। डाटा हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर मैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लूँ, तो मॉडुलस मुझे लेना है 2.1 माइनस 3.0, ये है 3.0 सर। आप जानते हैं कि यहाँ मॉड लिया है मैंने, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये है 0.7। यहाँ आपको क्लियर सा पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, और ये डाटा लेस देन है और 1.7, ये डाटा 1.7 से लेस देन है। और इस तरह आप जानते भी हैं कि ये H और Cl में इसके बॉडी पे पार्सल निगेटिव, इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे बॉन्ड को साइंस में बोलते हैं पोलर। देखिए पोलर हो गया, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट भी पढ़े हुए हैं, जहां हम लोग डिस्कस किए थे पोलर, ये बॉन्ड पोलर है और कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम लोग बॉन्ड के नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है पोलर, पोलर हुआ, पोलर में एक में निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर है, और कोवलेंट बॉन्ड, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है इक्वल टू जीरो नहीं है और ये ग्रेटर देन 1.7 है, ये 1.7 से ग्रेटर है, तो बॉन्ड इज मोर देन 50% पोलर, आयनिक बॉन्ड में आ जाएगा। ये बॉन्ड जो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि मोर देन 50% पोलर। तो 50% पोलर से ज़्यादा नेचर इसके अंदर आएगा, या आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। 50% क्रॉस करेगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। कोई एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है NaCl। मान लीजिए हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl कर रहे हैं, और मैंने यहाँ सोडियम लिख लिया और क्लोराइड लिख लिया। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सोडियम हम लोग पढ़ चुके हैं 0.9 होता है, क्लोरीन हम लोग जानते हैं 3.0 है। अगर हम डेल्टा EN हम लोग कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, मैग्नीट्यूड लेना है 0.9 माइनस 3.0, मॉड लेना है, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, और इस तरह ये वैल्यू 2.1 आ गया। अब चेक करेंगे यहाँ पे,
मैंने जो रिजल्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा ई एन ये 0 नहीं है, और ये डेल्टा ई एन ग्रेटर दैन जो है वो आपका 1.7, इससे ज़्यादा। इसका मतलब ये बॉन्ड जो हुआ आयनिक बॉन्ड होगा। अब हम लोग जानते भी हैं ये सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- है। ये बॉन्ड जो है मोर देन 50% पोलर या आयनिक बॉन्ड होता है, जानते भी हैं हम लोग। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड को डिस्कस कर सकते हैं। ये बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अगर डेल्टा ई एन 0 नहीं है तो ये तो क्लियर हुआ कि बॉन्ड पोलर बॉन्ड हुआ, पोलर बॉन्ड है। कितना परसेंट पोलर है वो कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है। तो ये इस केस में ये तो पता चल गया कि ये बॉन्ड पोलर है, ये है पोलर बॉन्ड है। कितना परसेंट पोलर है, परसेंटेज पोलर नेचर, तो परसेंटेज जो पोलर नेचर होता है वो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है 16 और डेल्टा ई एन प्लस 3.5 और डेल्टा ई एन का स्क्वायर। यह एक फॉर्मूला जो परसेंटेज पोलर नेचर को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बट ये भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं, बहुत परफेक्ट नहीं है। अगर बेस्ट मेथड सीखना है तो आपके बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट में परसेंटेज पोलर नेचर के बारे में दिया हुआ। मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था कि कैसे परसेंटेज पोलर नेचर कैलकुलेट करते हैं विथ हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। वो एग्जैक्ट मेथड है, बट ये सब भी है अप्रॉक्सीमेट, इससे भी बन जाता है। जैसे आप जानते हैं कि ये HCl के बारे में आप जानते हैं कि HCl जो हुआ, H और Cl हुआ, इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव और ऐसा हुआ। इस तरह से ये बॉन्ड जो है पोलर है, पोलर और कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड का नेचर जो हुआ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये HCl पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब परसेंटेज पोलर, कितना परसेंट पोलर है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो HCl है, मैं बीच में कर देता हूँ HCl, डेल्टा ई एन जो हुआ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये 2.1 माइनस 3.0 मॉड लेना है, और इस तरह डेल्टा ई एन ये वैल्यू हो गया 0.9, ये डिफरेंस हो गया। कितना परसेंट पोलर है, परसेंटेज जो पोलर नेचर चाहिए, तो इसमें आप पुट कर लेंगे, यहाँ आप पुट कर लीजिए, सॉल्व करते हैं। तो 16 डेल्टा ई एन यह है 0.9 प्लस 3.5, 0.9 का स्क्वायर, ऐसे यह है 14.4 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.81, ऐसे। तो यह है 14.4 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.81। सॉल्व करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.81, 2.835, 2.835। सो ये है प्लस 14.4, सॉल्व कर लेंगे, प्लस जो हो गया 14.4, 17.235, सो 17.235। सो परसेंटेज पोलर नेचर इन HCl, इतना परसेंट है। तो यह इसलिए डाटा आपको जानना था कि अगर आप डाटा जानेंगे तो उसके हेल्प से ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। बट ये एग्जैक्ट नहीं है। देखिए, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स। एग्जैक्ट वैल्यू इसका मैं डायपोल मोमेंट में मैंने सिखाया था, वो नियरली 16.8 होता है। ठीक है, तो वेरी क्लोज है, 16.8 17 बहुत क्लोज है। बट
एग्जैक्ट मेथड जो है डेपोलमेंट, बट इससे भी बन जाता है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसके हेल्प से हम लोग परसेंटेज पोलर नेचर बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक और मेथड है, उसमें और कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी बनता है, बट वो भी एकदम अप्रोक्सीमेट, इससे भी थोड़ा ज़्यादा डेविएशन होता है उसमें। मैं सिखाता हूँ, एक मेथड और सिखाता हूँ। 6, जैसे मैं ये सिखा रहा था कि मान लीजिए डेल्टा ई एन लिखा रहेगा और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज पोलर नेचर, ये है, हमें निकालना है परसेंटेज पोलर, ठीक है। सो ये अप्रोक्स वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इसमें डेविएशन होता है, बट कम टाइम में अब बन जाता है। जैसे कि रूल क्या है कि ये है 1, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1 रहा तो 1 से 22% पोलर, एक छोटा सा रिजल्ट, अगर ये 1 रहे तो 22 अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर ये 0.1 बढ़ता है, ये 1.1 बढ़ता है तो ये हो जाएगा 4 बढ़ाना होता है तो 26%। तो ये एक पैटर्न बनाना होता है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है 0.1 से ऐसे, तो ये बढ़ेगा अब 4% से, ये 4% से बढ़ेगा। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये 1.2 है तो 4% और कर लीजिए, ये 30%। अगर यहाँ 1.3 कर दो तो ये हुआ 34%। थोड़ा सा और, अगर 1.4 कर दो तो ये हो गया 30। थोड़ा सा एक आध जगह ज़्यादा बढ़ जाता है, एक आध जगह है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, तो 0.44 बढ़ते हुए यहाँ पे शायद 5% होता है। तो ये मैंने बताया अप्रोक्सीमेट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा, ये 39% हो जाता है। 1.5 कर दो तो फिर से 4%, 43%, ठीक है। ये है 1.6 कर दो तो फिर से यहाँ पे 43 और 4%, 47%। और जैसे ही मैं यहाँ डिफरेंस 1.7 कर दूंगा, ये हो गया 51%, ये 51% हो गया ऐसे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होता है तो ये मोर देन 50% पोलर। देखिए ये यहाँ से मोर देन 50% पोलर, यहाँ पे है मोर देन 50% पोलर, तो ये आयनिक नेचर लीड करना शुरू करता है यहाँ पे ऐसे। तो एक जगह मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया है, 4% होता है, एक जगह मैंने यहाँ पे 5% बढ़ा दिया है ऐसे। तो है एक जगह 5%, बाकी 4% से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए आपके पेपर में ऐसे आ गया, ये सिर्फ अंदाज लगाने के लिए है, ये सही मेथड नहीं है, बट कभी कभी बन जाता है इससे भी। मान लीजिए आपको पूछा गया एग्जाम में कि बताइए, ऐसे पूछा गया कि परसेंटेज पोलर नेचर, ठीक है, और इन HCl, और ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ है कि 10%, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 16%, 17%, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है 29%, ऑप्शन डी लिखा हुआ है 43%। ऐसे इस तरह से जिसमें बहुत ज़्यादा डेफिएशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे देखिए गैप दिख रहा है आपको, तो उस केस में आपको क्या करना है, बहुत कम टाइम है आपके पास तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको डेल्टा ई एन निकालना है। आप जानते हैं हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.0, डिफरेंस निकाल देंगे ऐसे। डिफरेंस निकालते ही ये 0.9 आ जाएगा। और साइंस का रूल है, क्या है रूल, एक पेन और दूसरा कलर का, 1 पे 22%, 0.1 बढ़ाएंगे तो जनरली 4% बढ़ेगा, 0.1 बढ़ाएंगे जनरली 4% बढ़ेगा। तो अगर मैं 0.1 घटा दूं, अगर मैं यहाँ 0.9 कर दूं तो ये 4% यहाँ से घटा दूंगा, नियरली 18%। तो ये है एक छोटा सा रूल, जस्ट फॉलो करना है, ये इसको रिजल्ट को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेट है। तो टाइम कम रहता है तो उसको बनाने में हेल्प कर देता है ये। तो मैंने यहाँ बोला कि इससे 0.1 घटा लीजिए, तो ये हुआ 0.1 घटाएंगे 0.9, और इसमें से 4 घटा लेंगे, तो इससे पता चला कि अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्स 18% पोलर। तो इसके आसपास जो डाटा है, जो सबसे क्लोज है, वो डाटा है पी। तो इस तरह हम लोग अंदाज लगा सकते हैं क्वेश्चन को। एग्जैक्ट मेथड जो सबसे परफेक्ट मेथड है, डायपोल मोमेंट। आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन, मैं बॉन्डिंग के डायपोल मोमेंट टॉपिक में मैंने समझाया था। उसके बाद जो थोड़ा सा अच्छा मेथड है इससे पहले वाला, 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। और ये है एकदम अप्रोक्सीमेट, जब एकदम टाइम नहीं रहे, कुछ सेकेंड रहे टाइम, इसको ट्राई कर सकते हैं, बट ये मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेट मेथड है। नेक्स्ट 7, which contain both polar and non-polar covalent bond. Option A, NaOH, H2O2, HCN, CaC2। ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बॉन्डिंग में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया हुआ है हम लोग क्वेश्चन। Now, which contain both polar and non-polar covalent bond, हम लोग क्लास में पहले पढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2O2 चेक करते हैं। देखिए, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़ा हुआ है H2O2, और आप कई टॉपिक में जैसे MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है। जैसे इसका ड्राइंग देखेंगे, ऐसा फिगर होता है, ये है इसका ड्राइंग H2O2। अब यहाँ देख लीजिए, इस बॉन्ड को आप चेक करिए। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ वाला बॉन्ड, यहाँ इस बॉन्ड का नेचर देखेंगे। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो जीरो। जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सेम एटम जीरो हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर और कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ चेक करेंगे, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे ये पढ़ना है इस बॉन्ड का, ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो डेल्टा ई एन जो हुआ वो ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, तो ये है 1.4, ये डेल्टा ई एन। और जब डेल्टा ई एन नॉट जीरो और लेस देन 1.7, तो ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का नेचर हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल या नॉन मेटल, तो ये बॉन्ड हो गया कोवलेंट। और कैसा कोवलेंट? तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और वो देखिए रेड वाला नॉन पोलर, एक ही कंपाउंड के अंदर ये पोलर हो गया कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये चाहिए था कि विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कंप्लीट। NaOH में, जैसे कई लोग पूछते हैं, आईटी में पूछा हुआ NaOH में कैसा बॉन्ड, तो देखते हैं। सारे पूछे हुए क्वेश्चन। तो NaOH में चेक करते हैं। NaOH देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं ये मेटल है, ये मेटल हुआ, और OH ये माइनस, ऐसा हो गया। और अच्छे से ब्रेक करेंगे, Na+ और O- और H ऐसे ब्रेक करेंगे, तो ये बॉन्ड ध्यान से देखेंगे, ये बॉन्ड जो हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के बीच में
जो बॉन्ड आएगा ये है आयोनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है। फिर से यहाँ देखेंगे, ये जो बॉन्ड हुआ ये वाला बॉन्ड, ये दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे ये पोलर हुआ, कोवलेंट बॉन्ड। देखिए पूछा जाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पोलर, कोवलेंट, मेटल, नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट था आपका HCN था। चलिए HCN को देखते हैं। HCN, H और CN बॉन्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन, और ये है कार्बन, और यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। ये सारे तो नॉन मेटल है, सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में दोनों बॉन्ड जो है पोलर कोवलेंट कहेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के लिए भी, इस बॉन्ड के लिए डेल्टा EN चेक कर लेंगे तो डेल्टा EN नॉट जीरो, यहाँ जीरो नहीं है। इस बॉन्ड के लिए भी पढ़ेंगे तो डेल्टा EN आर नॉट जीरो, जीरो नहीं है दोनों बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड जो हुआ वो पोलर में आएगा, कोवलेंट बॉन्ड आएगा। तो बोथ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बोथ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो दोनों पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आएगा। नेक्स्ट, CH2, CH2 को भी देखते हैं। CaC2, ये आप कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम प्लस प्लस हो गया, और ये ऐसे लिखा है। ये फेमस कंपाउंड, बहुत फेमस है। तो देखिए ये मेटल है और नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल, मेटल पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ये तो बॉन्ड हुआ आयनिक बॉन्ड हुआ, और ये है नॉन मेटल नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल नॉन मेटल, इनके बीच में दोनों एक टाइप का है, एक टाइप का हुआ, तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो हुआ, इस बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो टाइप ऑफ बॉन्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केमिकल बॉन्डिंग से भी आप बना सकते हैं, और यहाँ से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही एप्लीकेशन सीखना है कई टॉपिक में, जैसे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, एनी का टाइप ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड, किसी भी टाइप कंपाउंड में। चलिए डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ा हुआ है, फिर से रिपीट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एनी का टाइप कंपाउंड, आयनिक हो या कोवलेंट कंपाउंड हो, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, वो इसी के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक और कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। तो ये भी आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन डेल्टा EN, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो डाटा रहेगा तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे समझिए। थर्मल स्टेबिलिटी मैं पहले समझा देता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, पहले पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से समझिए। जैसे
नंबर 1, देखिए जैसे मैंने इसको हीट किया, Li और CO3, ऐसे इसको मैंने हीट किया, ठीक है, ऐसे हीटिंग किया। हीट का मतलब मैं इसके नीचे फ्लेम लगाया, ऐसे ऐसे, और इसको मैं हीट कर रहा हूं, यहां पे हीटिंग है, ठीक है। तो ऐसे मैं फ्लेम दे सकता हूं, या इसके ऊपर ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। डेल्टा जो सिंबल है हीट का है, हीटिंग का सिंबॉलिक फॉर्म है। अब जब हीट करेंगे तो ये क्रैक कर जाएगा, क्रैक कर करके ये जैसे ब्रेक कर जाएगा, ऐसे लिथियम का ऑक्साइड और CO2 और गैस ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो क्रैक हो गया, देखिए ये टूट गया। बट इसकी जगह मैं अगर सीजियम, मान लीजिए इसकी जगह मैं ऐसे यहाँ ले लिया, सीजियम कार्बोनेट ले लिया, सीजियम कार्बोनेट, और ये सेम यहाँ हीटिंग शुरू कर दी, ठीक है। आप सीजियम कार्बोनेट ले लीजिएगा और सीजियम कार्बोनेट को आप हीट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ हीटिंग कर लीजिएगा, ठीक है, ये हीट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। पत्थर है, स्टोन की तरह है, ना तो मेल्ट करेगा, ना गलेगा, ना ही वेपराइज करेगा, कुछ नहीं होगा, टूटता भी नहीं है ये। तो ये नो इफेक्ट, आपको बोलना है कि नो इफेक्ट, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ना तो ये गल जाए, मेल्ट हो जाए, ब्रेक कर जाए, कुछ नहीं होता, पत्थर की तरह बस चुप ऐसे रहेगा। कुछ भी हीटिंग करिए, कितना भी देर तक हीट करिए, कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो आप बोलेंगे ये थर्मली मोस्ट स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल, ये थर्मल स्टेबिलिटी, ये आप बोलेंगे थर्मली मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, या हाई थर्मल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, या यहां बोलेंगे लो थर्मल स्टेबिलिटी, या हाई थर्मल स्टेबिलिटी बोल दीजिएगा। सो हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये वो लो थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी पहले समझिए। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है किसी का भी आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, वो डिपेंड करता है डेल्टा EN पे, या फिर आप डेल्टा EN जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक नेचर होगा, प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। आयनिक नेचर डिपेंड करता है लार्ज केटायन, ये केटायन लार्ज होना चाहिए, स्मॉल एनायन, ये रूल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उसके अंदर आयनिक नेचर लीड करेगा। और आयनिक नेचर का मतलब होता है लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन, जैसे कोई भी कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, 1A 2A किसी का भी आप ले सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कोई भी 1A सल्फेट ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, 1A सल्फेट होगी।
देखिए, अगर हमें आयनिक निकालना है तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं। आयनिक बॉन्ड में लार्ज कैटायन, ये कैटायन लार्ज और स्मॉल एनायन। इसमें तो सब में एनायन तो फिक्स है, एनायन तो सारा फिक्स है, सब एनायन फिक्स है, सल्फेट हो गया। ये तो एनायन सब में सेम है, ठीक है। ये तो एनायन तो आप देख रहे हैं कि इसमें सेट में ये फिक्स हो गया। बाकी आप केटायन जाएंगे तो केटायन में आप जानते हैं कि यहाँ लिथियम प्लस, ये सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ये आप जानते हैं। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ ये लार्ज केटायन जाएगा, केटायन लार्ज। नीचे की तरफ जाएंगे आयनिक जाएगा। बस फॉलो करिए, आयनिक की तरफ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी कर लीजिए। सीजियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट। हो गया। ये नेक्स्ट कोई भी 1A 2A लेना हो 2A ले लीजिए। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, क्लोराइड, जो चाहिए वो बना सकते हैं आप। फोर्थ, मान लीजिए 2A का कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। हो गया। अरेंज कर लीजिए। नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये लार्ज कैटायन, ये है लार्ज कैटायन, और ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स हुआ। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर आयनिक ऑर्डर जाएगा। बस आयनिक जिधर गया थर्मल स्टेबिलिटी कर लीजिए। बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट। ये है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा। ये नेक्स्ट, तो कोई भी थर्मल स्टेबिलिटी आप अरेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आयनिक नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। 5, जैसे आपके पास क्लोराइड हो, BeCl2, बेरिलियम, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, स्ट्रेंशियम क्लोराइड हो और बेरियम क्लोराइड हो, ऐसे। तो आप जानते हैं कि आप नीचे की तरफ ऑर्डर अरेंज करेंगे तो नीचे की तरफ ऑर्डर जब अरेंज करेंगे तो ये लार्ज कैटायन, कैटायन नीचे जाएगा और एनायन तो सब में फिक्स है। और जिधर की तरफ कैटायन लार्ज कैटायन गया उधर की तरफ आयनिक ऑर्डर गया। या आप डेल्टा EN भी निकालेंगे तो वही पैटर्न जाएगा, ठीक है। किसी का निकाल कर देखना हो तो आप देख सकते हैं, कोई भी डेल्टा EN का भी ऑर्डर जाएंगे तो डेल्टा EN ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। बस थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे मैं कोई निकाल कर दिखाऊं आपको, मान लीजिए BaCl2 है तो ऐसे
मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया, तो ये Cl है और बेरिलियम है और ये Cl है। दूसरा मान लीजिए मैग्नीशियम है, सॉरी Cl, ऐसे ये तो आयनिक हो जाएगा, बट Cl और मैग्नीशियम और Cl ऐसे करना है। तो हाँ, मैं किसी बॉन्ड को बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पहला वाला बॉन्ड दिखा रहा हूँ, तो हम लोग ऐसे जानते हैं, देखिए डाटा पढ़े हुए हैं। अगर मैं इस बॉन्ड के लिए डिस्कस करूं, इस बॉन्ड का डेल्टा EN, इस बॉन्ड का डेल्टा EN देखेंगे तो 3, क्लोरीन तो 3 है 0.0, और बेरिलियम तो लिथियम और बेरिलियम 1.5 हो जाता है, 1.5 पढ़े हुए हैं, तो 1.5, तो डिफरेंस लेंगे तो ये 1.5 आएगा। अच्छा, इस बॉन्ड का मैं देखता हूँ डेल्टा EN, ये हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन तो फिक्स है 3.0, मैग्नीशियम पढ़े हुए हैं 1.2 होता है। मैग्नीशियम मैंने बताया था सोडियम का और एल्युमिनियम का, सोडियम है 0.9, एल्युमिनियम 1.5, उनका एवरेज लेना है, ये 1.2। तो ये डाटा हम लोग देखेंगे तो ये है 1.8, चेक करेंगे तो नीचे जब जाएंगे तो नीचे जाने पे डेल्टा EN भी आ रहा है। कोई भी रूल से आप बना सकते हैं, आएगा तो वही आपका। सो थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करता है हम लोग यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी हमें अरेंज करना है। BaCl2, SrCl2, CaCl2, MgCl2 और BeCl2। ये है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 5 हुआ, नेक्स्ट 6। 6 पॉइंट, जैसे एग्जाम में ऐसे रहता है कि HgCl2 और यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड और स्ट्रेंशियम क्लोराइड और BaCl2, ऐसे ये 4 लिखा रहेगा और इनमें पढ़ना होता है थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी हमें ऑर्डर चाहिए, समझिए। 3 तो वहां पे है, कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम। अगर कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम करना होगा तो BaCl2, SrCl2, CaCl2, बट एक नया आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया आने दीजिए। देखिए जैसे आप जानते हैं HgCl2, ये तो फेमस कंपाउंड है, मरकरी। मरकरी कैसा होता है? लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये सारे सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है, ये आप जानते हैं कि ये सॉलिड है। और इसके बारे में जानते हैं, मरकरी क्या होता है? लिक्विड। मरकरी या उसका कंपाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सब लोग जानते हैं कि मरकरी जो है वो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो अब बताइए इन चारों में थर्मल स्टेबिलिटी सबसे लो तो इसका, सॉलिड तो स्टेबल रहेगा, लिक्विड तो लेस स्टेबल होता है ना। तो इस तरह आप अरेंज करेंगे तो उन तीनों में तो पढ़ा हुआ है ये BaCl2। नेक्स्ट स्ट्रेंशियम क्लोराइड, नेक्स्ट CaCl2, और सबसे लास्ट में रहेगा HgCl2। ये है, ये हो। नेक्स्ट देखिए,
ऐसा थर्मल स्टेबिलिटी या समथिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट कुछ पूछा जाता है इनके लिए। चलिए प्लान करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी मिक्स रहता है, सब रैंडमली कहीं से भी मिक्स कर दिया जाता है ऐसा। थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। दो तो जानते हैं आप, कम से कम दो के बारे में तो जानते हैं कि ये CO2 जो है वो गैस है, ये तो पढ़ा हुआ जानते हैं आप, और एटमॉस्फेयर में है भी, और इसके बारे में भी जानते हैं। वाटर ड्रिंक करते हैं आप, तो ये तो है लिक्विड, तो ये है लिक्विड, और वो दोनों वो तो गैस है। अब वो CH2 और CCl4 देखते हैं। CH2 CCl4 थोड़ा सा बॉन्डिंग का यहाँ हेल्प लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉन्डिंग का हेल्प लेना है। और वो बॉन्डिंग में जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर, तो CO2 लीनियर होगा ऐसे। ये इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, मैंने पढ़ाया था कि लीनियर होने के चलते दोनों वेक्टर कैंसिल होगा, डायपोल मोमेंट 0 होता है। CH2 एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम हो, सेम है, सेम फैमिली से CO2 CH2। CCl4 भी एग्जैक्टली सेम है, वो CCl4 हाइब्रिडेशन चेंज होगा, बट ये सब के सब तीनों मॉलिक्यूल जो है, अगर तीनों मॉलिक्यूल्स पे ये डायपोल मोमेंट आना चाहिए, तब ये बॉन्डिंग के हेल्प से बनेगा। क्लास में डायपोल मोमेंट पढ़ाया हुआ है, म्यू द डायपोल मोमेंट। बहुत सारा मैंने डिस्कस किया है डायपोल मोमेंट में, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तीनों का डायपोल मोमेंट 0 है। सिमेट्रिसिटी के चलते ये लेफ्ट राइट बराबर, लेफ्ट राइट बराबर, और ये चारों तरफ सिमेट्रिसिटी के चलते। तो जब डायपोल मोमेंट जस्ट 0 हो जाए, तो उस केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं और डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। 7 पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो डायपोल मोमेंट 0 हुआ है, और वाटर में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, हम लोग जानते हैं। वाटर के बारे में जानते हैं, वाटर ऐसा होता है, यहाँ पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये है एंगुलर होता है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दो लोन पेयर होता है इसके ऊपर। और ये जो लोग हुआ, ये तीनों लोग CO2 CH2 CCl4, इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब डायपोल मोमेंट इनका 0 हो गया, तो ऐसे मॉलिक्यूल साइंस में नॉन पोलर कोवेलेंट हो गए, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हुआ। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक ही फोर्स काम करता है, वो फोर्स है वान डेर वाल्स फोर्स। ये वान डेर वाल्स फोर्स, ये वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है, ये जो वान डेर वाल्स फोर्स है, इस साइड का फोर्स डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज का मतलब हुआ मॉलिकुलर वेट भी कह सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। ये फोर्स जो होता है वीक फोर्स होता है, वान डेर वाल्स फोर्स काफी स्ट्रांग नहीं है, इनके बीच में वीक फोर्स है। वान डेर वाल्स फोर्स जो भी होता है वो काफी वीक होता है, ये है वीक फोर्स हुआ ऐसे। तो इन तीनों में फोर्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा मॉलिकुलर वेट तो है CCl4 का, और उसके बाद आएगा CH2 का, फिर हुआ CO2 का। बट इन तीनों से ज्यादा लीड करता है, तीनों से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे इसमें वाटर है, और वाटर के पास जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू वान डेर वाल्स, उससे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये लिक्विड होता है जानते हैं हम लोग, और वान डेर वाल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल्स फोर्स। ये वान डेर वाल्स फोर्स से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ये जो वाटर है
हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वन वॉल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा इन चारों में स्टेबल तो यही हुआ। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के चलते लिक्विड है, जानते भी हैं हम लोग, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो थर्मल स्टेबिलिटी स्टेबल वाटर हुआ। उसके बाद तो ये पैटर्न पता चल रहा है, CCl4, CH2 और CO2। तो एग्जाम में रहता है ऐसे मिक्स किया रहेगा, तो आप कुछ बॉन्डिंग का तो थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा कहीं कहीं। ये नेक्स्ट, एट पॉइंट। जैसे मान लीजिए HF है और मेरे पास है HCl है और HBr है और HI है, ऐसे इस तरह थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए, तो बड़ा आसान है। आप देखिए, चलिए सबका डाटा पढ़ा हुआ है हम लोग का। सो डेल्टा ई एन, सो यहाँ पे है 4 - 2.1, 4 - 2.1, ये वैल्यू 1.9, ठीक है। डेल्टा ई एन क्लोरीन का जानते हैं 3 - 2.1, ये है 0.9। HBr ब्रोमीन का हम लोग पढ़े हुए हैं 2.1 - 2.1, सॉरी 2.8। सो ये जो हुआ आपका 2.8 - 2.1 करेंगे, ये 0.7 हो गया। और यहाँ डेल्टा ई एन, ठीक है, डेल्टा ई एन जो है ये 2.5 - 2.1, ये है 0.4, इस तरह से। तो अब आप इसमें अरेंज कर सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। आप देख रहे हैं ये पैटर्न हो गया डेल्टा ई एन का, ऊपर जाएंगे तो डेल्टा ई एन हो गया। सो थर्मल स्टेबिलिटी बना लीजिए। सो डेल्टा ई एन के हेल्प से आप बना सकते हैं प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, आप जानते हैं। तो HF सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन HCl, HBr, HI, कोई भी कोवलेंट या आनिक हर जगह काम करता है। नेक्स्ट, नहीं, ग्रुप से ग्रुप में हो गया, एक पीरियड में भी देख लीजिए। जैसे मेरे पास है CH4 है और यहाँ है NH3 और ये है वाटर हुआ और यहाँ पे हो गया HF हो गया। तो हमें बॉन्ड को देखना होता है, हम लोग को सिर्फ बॉन्ड को पहचानना है। हमें थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो तो पता चल रहा है, ऑर्डर राइट साइड में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड का नेचर जानना है। इसी का थर्मल स्टेबिलिटी समझा जाता है ऐसे, इस बॉन्ड का। अब इन सारे बॉन्ड का डेल्टा ई एन निकालना है, चेक कर लीजिए। डेल्टा ई एन ये है कार्बन 2.5 - 2.1, 3.0 - 2.1, ये है 3.5 - 2.1, 4.0 - 2.1, ऐसे। मतलब डेल्टा ई एन, अगर हम लोग डेल्टा ई एन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू है 0.4, यहाँ वैल्यू है 0.9, ये वैल्यू है नाउ 1.4 और ये वैल्यू है 1.9। तो चेक कर लीजिए, ये ऑर्डर है डेल्टा ई एन का, सेम पैटर्न फॉलो करेगा थर्मल स्टेबिलिटी, तो अरेंज कर लेंगे।
थर्मल स्टेबिलिटी। प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, इसका मतलब सबसे ज़्यादा HF है, फिर वाटर, देन NH3 और देन CH4। ये है। ये कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, मेटालिक कंपाउंड हो, नॉन मेटालिक कंपाउंड हो, आप डेल्टा ई एन के हेल्प से थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज कर सकते हैं। और पूछा भी जाता है, और एक ये जो पैटर्न है हाइड्रा एसिड वाला पैटर्न, वो बड़ा फेमस है। वो आप ऐसे बना लीजिए, जैसे 10th पॉइंट। 10th में मुझे जैसे ये समझना था कि मान लीजिए ये ग्रुप है HF हुआ, और उसके नीचे है HCl है, HBr है और HI है। नेक्स्ट बगल वाला फैमिली, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम हो गया और H2TE हो गया। सो NH3 नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन हुआ, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और टिन हो गया। ठीक है, ये फैमिली जो हुआ 16 का। पहले भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो ये है पैटर्न है डेल्टा ई एन का, ऐसे। इन चारों में भी जा रहा हूँ मैं तो ये ऑर्डर जाएगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा डेल्टा ई एन का। इन चारों में भी ऑर्डर जाएंगे तो ठीक है ना। इन चारों में पैटर्न फॉलो करेंगे, ये है डेल्टा ई एन का ऑर्डर, ऐसे जा रहा है। और इन चारों में हम पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये है डेल्टा ई एन का ऑर्डर। बस जो पैटर्न जा रहा है वही थर्मल स्टेबिलिटी जाता है। मतलब कि अगर मुझे अरेंज करना हो थर्मल स्टेबिलिटी तो ये है ऑर्डर, इधर जाइए। थर्मल स्टेबिलिटी जाना है तो इस साइड सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करना हो तो ये ऊपर की तरफ ऐसे। थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करना हो इन चारों में ऊपर की तरफ चाहिए, और इन चारों में अरेंज करना हो डेल्टा ई एन, जिधर डेल्टा ई एन गया उधर ही थर्मल स्टेबिलिटी है। तो ये डेल्टा ई एन गया थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर, ऊपर की तरफ। यहाँ डेल्टा ई एन गया थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो डाटा आपको इसीलिए जानना है कि उसके डाटा के हेल्प से नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं, उसके हेल्प से थर्मल स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो 16 का सेट है, ये 4 4 4 4, ये साइंस में हाइड्रा एसिड्स कहलाते हैं। ये 16 बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनसे कई क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने समझाया था कि फोर्स के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ये क्वेश्चन, एसिडिक ऑर्डर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी और लगेगा, 2 क्लास और लगेगा प्रोबेबली। तो नेक्स्ट क्लास इसके आगे हाइड्रा एसिड्स को अरेंज करना भी मैं सिखा देता हूँ।